फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एपी लर्निंग में। और मैं अभिषेक पासवान आज आपको क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व राजनीति के आज दूसरा चैप्टर जो कि है दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में डीप से बताने वाला हूं। तो चलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में ज़रूर बने रहें लास्ट तक। आपको हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा और एकदम आसान तरीके से, जिससे आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, आप अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है पार्ट 2 यानी दूसरा पार्ट, दो ध्रुवीयता का अंत। आपको बताया कि दो ध्रुवीयता क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं ये दो ध्रुवीय क्या हो जाता है। तो दो ध्रुवीय जो था, ध्रुवीय मतलब इसकी जो ध्रुवीय है ना, इसको देशों से जोड़ा गया है। दो ध्रुवीय का अंत मतलब आपने क्षितिज वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एक जो था अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ यूएसएसआर, है ना। तो इनका अंत किस तरीके से हो गया, ठीक है, कि जो दो ध्रुवीय था उसका अंत क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि दो ध्रुवीयता का अंत क्यों हुआ। दो ध्रुवीयता पे अलग अलग लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। उसमें से एक मार्गेनियो जो कि राजनीति के विशेषज्ञ थे, उन्होंने बताया कि सोवियत संघ और अमेरिका और सोवियत संघ जैसे पूंजीवाद और साम्यवाद के दोनों जो दो ध्रुवीय में बढ़ चुके थे। इससे क्या हुआ, जो बहुध्रुवीय थे यानी जो छोटे छोटे देश थे उनके और इनके कंपटीशन में देखा जाए तो बहुध्रुवीय कुछ नहीं थे। इसलिए इन दोनों ने आपस में छोटे देशों से संबंध बना लिए थे यानी गठबंधन कर लिए थे। तो इसमें क्या होता था बच्चों कि इन दोनों ने जब गठबंधन बनाया तो बहुध्रुवीयता खत्म हो गई और जो दो ध्रुवीय बन के उभरे महाशक्तियों में, अब इनमें इतनी ताकत थी कि ये खुद ही एक दूसरे को संतुलन कर सकते थे। चाहे अमेरिका और सोवियत संघ, चाहे अमेरिका सोवियत संघ पर भारी पड़ सकता था या सोवियत संघ अमेरिका भारी पड़ सकता था, लेकिन दोनों की शक्तियां संतुलन करने के लिए वह खुद ही काफ़ी थे। यहीं पर एक बात आती है शक्ति संतुलन की, जो एक दूसरे के सामने सामने होते हुए भी युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि वो अब एक दूसरे को क्षति पहुंचाने में उतना ही सक्षम थे जितना दूसरा था। तो इसी तभी से ये कहा गया कि जो दो ध्रुवीय था वो साम्यवाद और पूंजीवाद में हमेशा ही एक तरीके से एक दूसरे को संतुलन कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो इसमें जो बात आती है अब सोवियत प्रणाली है पहला टॉपिक। सोवियत प्रणाली क्या होती है यानी सोवियत संघ। तो आपको पता है कि जो सोवियत संघ था वो समाजवाद को बढ़ावा देता था, ठीक है ना, प्लस में ये पूंजीवाद का विरोधी था, पूंजीवादी विरोधी, है ना। और इसकी जो थी ये अपने जो नियम चलाता था वो कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से चलाता था। इन तीनों चीज़ों को लेकर इसने सोवियत प्रणाली को अपना आगे कर रहे थे कि हम समाजवाद को बढ़ावा देंगे, पूंजीवाद का विरोध करेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी एक दलीय प्रणाली उस समय थी जो कि इनके यहाँ केंद्रित थी। तो इसलिए ये सोवियत प्रणाली वाले इन सारी यही जो कुछ आपको मैंने सिर्फ मेन टॉपिक बताया है एग्जाम्स के लिए, फालतू चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तीन चीज़ें आप याद रखना, बस बहुत है इतना कि समाजवाद को बढ़ावा दे रहे थे सोवियत संघ वाले, पूंजीवाद का विरोध करते थे और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन और उनकी ही मतलब उनके अंडर में अपना काम करना चाह रहे थे, यही चीज़ें हैं। और हाँ, सोवियत प्रणाली को ही दूसरी दुनिया या साम्यवादी दुनिया कहा गया। यानी आप समझ सकते हो कि सोवियत प्रणाली को ही दूसरी दुनिया या साम्यवादी दुनिया कहा गया, जो कि समाजवाद को बढ़ावा दे रहे थे। यानी समाजवाद में क्या होता है कि ये गरीब अमीर सबको एक साथ लेके चलते हैं। व्यापार में पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देते, ये किसी में छोटे और बड़े व्यापार में भी भेदभाव नहीं करते, सबको समान लेके चलते हैं। पूंजीवाद जो कि अमेरिका है, तो अमेरिका का एक तरीके से विरोधी ये ऐसे भी है। और ये पूंजीवाद जो होता है जिसमें धन से संबंधित होता है, इसमें व्यापार में धनों का और हर तरीके से इसमें अमेरिका मानता है कि हर चीज़ के लिए धन होना ज़रूरी है, लेकिन धन होना ज़रूरी है लोगों पे उद्योग लगाने के लिए, वो सक्षम होना ज़रूरी है जिससे उद्योग आगे जा सके। तो उस चीज़ को रोकने के लिए पूंजीवाद का विरोध और पूंजीवादी चीज़ों का विरोध करता था। और कम्युनिस्ट पार्टी जो कि एक दलीय प्रणाली पार्टी होती है, और कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा ही आपको पता उद्योगों को समान रूप से लेके चलने के लिए मानी जाती है, ऐसा कहा भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट होंगे कि
समतावादी और आदर्शों की पार्टी, आदर्शों के मेल पे थी, मेल पर चलती थी। है ना, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार, का विरोध कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। ये तीनों चीजें आपसे इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने क्लियर करवा दिया था। तो अब जो है सोवियत प्रणाली की विशेषता यही होंगी, समतावादी और आदर्शों को लेकर चलती थी, समाजवाद था, ये सभी को सोवियत संघ जो थे सबको समाजवाद और आदर्शों को लेकर चल रही थी, पूंजीवाद और मुक्त व्यापार का विरोध कर रही थी, जैसे कि अमेरिका का विरोध माना जाता है। और खास बात ये थी कि उसके पास जब उन्हें छोटे छोटे देशों के साथ मेल मिलाप कर लिया था, गठबंधन कर लिया था, तब उनके पास लोहा, इस्पात, खनिज, तेल, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने देश, जो भी उनसे देश जुड़े हुए थे, वहाँ के लोगों के लिए एक जीवन प्रत्याशा जो है न्यूनतम एक फिक्स की गई कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहेगा, हम सबको शिक्षा और रोजगार देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो है सोवियत संघ की विशेषताएं। अब सोवियत संघ की जो नकारात्मकता चीज़ें भी कुछ थी, जिसके चक्कर से या जिसके कारण आप कह सकते हो सोवियत संघ का अंत हुआ, और इसके कारण सोवियत संघ के अंत होते ही जो दो ध्रुव था उसका पूरा ही अंत हो चुका। तो चलते हैं कि अब इसकी जो नकारात्मक चीज़ें क्या थी उसके बारे में अब डीप से पढ़ते हैं। तो सोवियत संघ की नकारात्मकता के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने इसकी विशेषताओं के बारे में जाना था, तो अब बताते हैं कि इसकी सोवियत संघ की नकारात्मकता ऐसी क्या कारण हुए जिससे सोवियत संघ का ही विघटन हो गया, और सोवियत संघ के विघटन होने के बाद जो है जो दो ध्रुवीयता का भी अंत हो गया। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी एक के बाद एक चैन की तरह बंधी हुई है। तो सोवियत संघ की नकारात्मकता है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो पहली नकारात्मकता चीज ये थी कि यहाँ पर नौकरशाही का शिकंजा था, और नौकरशाही का और सत्तावादी का। नौकरशाही और सत्तावादी चीजें ऐसी थी कि लोग यहाँ के लोगों को अपने अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी। आजादी दी तो जा रही थी, लेकिन असलियत में आजादी नहीं थी। वह लोग अपना जो थे, अपना विरोध प्रकट जो कर रहे थे, वह चुटकुलों से और कार्टूनों द्वारा करने लगे थे। ये कारण थे कि वहाँ की नौकरशाही, सत्तावादी जो अफसर थे, वहाँ का शासन ऐसा था कि इन लोगों को विरोध करने का हक नहीं दे रहा था। लेकिन इन्हें ये जरूर कहा गया था, जब इन्हें जोड़ा जा रहा था तो ये बोला गया था कि आपको अपने अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं था असलियत में, वो सिर्फ दिखावे के लिए था। दूसरी चीजें यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था, कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था यहाँ पर। इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि कम्युनिस्ट पार्टी का लोग विरोध भी नहीं कर सक रहे थे, क्योंकि जो अन्य देश थे, जो अलग अलग देशों से जुड़े हुए थे, कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी का तो विरोध कर रहे थे, लेकिन वह इस तरीके से नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, यानी कि वह अपने लाभ के लिए नहीं कर पा रहे थे। तो इन्हीं चीजों को लेकर वह नौकरशाही और सत्तावादी, ये दोनों चीजें एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई रही। तीसरी बात यह थी कि जो सोवियत संघ की एक बात यह रही कि 1979 में अफगानिस्तान पे हमला, तो 1979 में जब इन लोगों ने अफगानिस्तान पे हमला किया, तब यह हुआ कि इसकी भी जो थी आर्थिक नींव जो है कमजोर पड़ी, क्योंकि एक तरीके से युद्ध हुआ, तो युद्ध में अफगानिस्तान ने भी इन लोगों को, सोवियत संघ वाले देशों को, सोवियत संघ की सेना को आघात पहुंचाया। इस कारण इसके देश में गरीबी और ज्यादा फैल चुकी थी। इसके बाद एक आती है अमेरिका से हथियारों की होड़। यहाँ बात कर लेते हैं। से हथियारों की होड़, इसमें यह बात था कि सोवियत संघ जो थे, वह जो भी देश इनसे मिले हुए थे, जिससे इन्हें खनिज मिल रहा था, प्राकृतिक संसाधन मिल रहा था, उन सबका प्रयोग ज्यादातर हथियारों में लगा रहे थे। अमेरिका के से टक्कर देने के लिए सारी जो चीजें हैं हथियारों में लगाने वाले थे। जो भी चीजें थी, इन्हें हर मतलब में यही इनका मेन मोटिव ये था कि हर हाल में हमें अमेरिका से ज्यादा हथियारें करनी है। ठीक है, एक तो ये इसकी वीकनेस पॉइंट थी, और एक ये बात थी कि इनके कई सारे ऐसे डिपार्ट थे सोवियत संघ वालों के जिनमें सुधार की आवश्यकता थी। और एक बात और थी इसमें कि सोवियत संघ वालों ने इनके 15 गणराज्य देश
जो 15 छोटे छोटे देश थे उनकी संस्कृति को मानने से इन लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि जो सोवियत संघ थी वह सिर्फ अपनी संस्कृति बढ़ाने में लगी हुई थी, और जो इनसे देश से मिले थे उनकी संस्कृति को, उनकी जो इच्छा थी कि उनकी क्या इच्छा है, वो किस तरीके से अपने देश चलाना चाह रहे हैं, उन इच्छाओं को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तो इस सब की चीजें जो थी, इनकी नकारात्मकता चीजें थी। इससे क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, अशिक्षा होने लगी थी इन देशों में, ठीक है ना। लोगों को जीवन प्रत्याशा जो थी वो कम होने लगी थी। प्रत्याशा जो है निम्न पर चुकी थी। इन सब चीजों में था कि सोवियत संघ ने जो वादा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, न्यूनतम इनकी जीवन प्रत्याशा जो है वो उच्च करके इन लोगों को सभी को जीने का अधिकार देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो सारी चीजें सिर्फ कुछ दिनों का ही, एक तरीके से आप कह सकते हो कि चुटकुला बन चुका था कि हम आपको ये सारी चीजें देंगे, जैसा कि अधिकतर होता है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। उन लोगों को लोभ देकर उनके साथ ही विश्वासघात करने लगा था सोवियत संघ। तो ये सारी चीजों के कारण जो है ये चीजें उत्पन्न हुई कि बेरोजगारी बढ़ी, अशिक्षित वहां पे लोग होने लगे, लोगों की जो जीवन प्रत्याशा दिन होती चली गई दिन पर दिन, और लोग बेरोजगार होने लगे। भूखमरी आ चुकी थी, इतनी ज्यादा भूखमरी आ चुकी थी कि इन्हें दूसरे देशों से सामान आयात करना पड़ रहा था, है, क्योंकि इनके यहाँ का जो भी चीजें थी वह इतनी अब सफल नहीं हो पा रही थी कि जिससे अमेरिका की होड़ लगा सके। तो ये सारी चीजें जो थी, ये दो ध्रुवीयता के अंत में सोवियत संघ की नकारात्मकता चीजें यही थी। बहुत सिंपल तरीके से, और आपको मैंने आसान से आसान तरीके में समझाने की कोशिश की है। अब आपके ऊपर है कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपको समझ में नहीं आता, हल्का कहीं अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में बताओ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके जो चैप्टर के अपने अगला जो टॉपिक, अपना मेन टॉपिक है कि आखिर दो ध्रुवीयता का अंत हुआ कैसे, तो सोवियत संघ के अंत के बाद हुआ था। तो इसके बारे में अब आगे जो है डीप से पढ़ेंगे इसके पार्ट बी में। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए।